नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके सभी कॉम्पिटिटिव और बोर्ड एग्जाम्स के लिए यूजफुल प्रोपोजिशंस के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपके 25 में कितने जवाब सही होते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन डैश क्रिकेट, यानी कि हमने क्या किया, क्रिकेट के ऊपर एक लंबा डिस्कशन किया। अब दोस्तों याद रखिएगा कि डिस्कशन के साथ में एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन यूज होता है जो कि क्या है, अबाउट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, अबाउट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ ब्रिज डैश द लेक, यानी कि यहाँ पे एक लेक है और इसके ऊपर क्या है, एक ब्रिज बना हुआ है। अब देखते हैं कि कौन सा प्रीपोजिशन सही होगा। सो देयर इज अ ब्रिज इन द लेक, इन क्या करता है, मे का सेंस देता है, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। फिर इनटू भी क्या है, मे का ही सेंस देता है, पर कब, जब हम देखते हैं कि क्या हो रहा होता है, मोशन हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी जम्प्ड इनटू द वेल, तो यहाँ पे वेल में कूदने के लिए क्या चाहिए, मोशन चाहिए। तो मोशन के साथ में अगर आप अंदर या अंदर की तरफ की गति को दिखाना चाहते हैं तो इनटू का यूज करेंगे। फिर देयर इज अ ब्रिज ओवर द लेक, सो ओवर का मतलब होता है दोस्तों के ऊपर होना, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि ये जो ब्रिज है ये क्या कर रहा है, लेक को पूरा कवर कर रहा है, ठीक। और दूसरा, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द लेक, तो अक्रॉस का मतलब होता है दोस्तों एक छोर से दूसरी छोर तक होना। तो ये जो ब्रिज है ये एक छोर से, लेक के एक साइड से दूसरे साइड तक फैला हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो अक्रॉस भी सही काम कर रहा है कि वो बता रहा है कि ये जो ब्रिज है एक साइड से दूसरे साइड तक बना हुआ है, और ओवर बता रहा है कि ये जो ब्रिज है ये इस लेक के ऊपर बना हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों ही करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग डैश द रॉबरी, कि पुलिस जो है वो क्या कर रही है, रॉबरी का जो केस है उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है कि अगर कभी भी इन्वेस्टिगेट आता है तो इन्वेस्टिगेट के साथ में आपको कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, इन्वेस्टिगेट का ही और एक फ्रेजल वर्ब जो हो सकता है, यानी कि एक फ्रेजल वर्ब है जो सेम इन्वेस्टिगेट का ही मीनिंग रखता है, वो कौन सा फ्रेजल वर्ब है, वो है लुक इनटू। लुक इनटू, फॉर एग्जांपल, द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर, सो लुकिंग इनटू द मैटर का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज हिटिंग द हॉर्स डैश अ विप, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, हॉर्स को मार रहा है। किससे मार रहा है, एक विप। विप मतलब क्या होता है, चाबुक होता है। अब दोस्तों ये जो विप है ये क्या हो गया, आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया, कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से मार रहा है या फिर कौन से इक्विपमेंट से मार रहा है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट कभी भी अगर यूज होता है, आपको बताना है कि कोई काम किस चीज से हो रहा है, किस इंस्ट्रूमेंट या किस इक्विपमेंट से हो रहा है, तो उसके लिए हम हमेशा क्या करते हैं, हम जो है हमेशा विथ का यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन में कोई भी जो है दिया नहीं है, ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में विथ नहीं है, तो एक पांचवा ऑप्शन ई है जो कि क्या है, करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश वॉज ग्रेटली अम्यूज्ड डैश हर सिली जोक्स, कि वो जो है उसके सिली जोक्स पे टोटली, ग्रेटली मतलब क्या हो गया, टोटली पूरी तरह से क्या था, अम्यूज्ड था। अम्यूज्ड का मतलब होता है दोस्तों अचंभित होना, क्या होना, अचंभित होना। फिर अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो अम्यूज्ड वर्ड है ये हमेशा अपने साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेता है जो कि क्या है, एट है। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द स्टोरी दैट आई हैव बीन लुकिंग डैश, यानी कि ये वही स्टोरी है जो कि मैं क्या कर रहा था, जो कि मैं लुक कर रहा था। अब लुक यहाँ करने के साथ में अगर आप कोई भी प्रोपोजिशन लगाते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है, बदल जाता है। क्यों, क्योंकि लुक के साथ में अगर आप प्रोपोजिशंस लगाते हैं तो इससे क्या बनता है, फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं, और फ्रेजल वर्ब्स का अपना अलग ही मतलब होता है। तो यहाँ पे अगर आप लुक एट लगाते हैं तो लुक एट का सीधा सा मतलब होता है देखना, कि मैं क्या कर रहा था, इस स्टोरी को देख रहा था, जो कि उतना ज्यादा सही मीनिंग नहीं देता है। फिर लुक फॉर अगर लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है सर्च करना, इसका क्या मतलब होता है, सर्च करना या फिर ढूंढना। तो ये वही स्टोरी है जो मैं क्या कर रहा था, जो मैं ढूंढ रहा था। सो यहाँ पे लुकिंग फॉर जो है सबसे ज्यादा सही बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल यू रिप्लाई डैश योर अंकल, यानी कि तुम अपने अंकल को क्या रिप्लाई करोगे। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिए कि रिप्लाई के साथ में आप क्या कर सकते हैं, दो चीजों का यूज कर सकते हैं, एक रिप्लाई फॉर होता है और एक रिप्लाई टू होता है। तो जब आप किसी चीज को, किसी पर्सन को रिप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या हम करते हैं, रिप्लाई टू का यूज करते हैं, रिप्लाई टू समवन, ठीक है। किसी इंसान को, किसी पर्सन को अगर आप रिप्लाई करते हैं,
और अगर आप किसी चीज के बारे में रिप्लाई करते हैं, जैसे कि कोई मैसेज हो गया या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट हो गया, ठीक, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, रिप्लाई फॉर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही रिप्लाइड फॉर द एडवर्टाइजमेंट, या फिर ही गेव अ रिप्लाई फॉर योर टेक्स्ट। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एक पर्सन, योर अंकल पर्सन को रिप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे टू आएगा। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई शैल विजिट जयपुर डैश 3 days, यानी कि मैं जयपुर क्या करूंगा, मैं जयपुर 3 दिनों के लिए विजिट करूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ डेज बता रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि पीरियड बता रहे हैं कि आप कितने पीरियड के लिए जो है किसी जगह पे जाएंगे। तो हम जब भी किसी पीरियड के बारे में बताते हैं या फिर टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे फॉर का यूज करते हैं। सो आई शैल विजिट जयपुर फॉर 3 days, यानी 3 दिनों के लिए विजिट करूंगा। तो ये जो फॉर है ये आपको यहाँ पे के लिए का सेंस देता है कि कितने दिनों के लिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेबी वॉज क्लिंजिंग डैश हर फादर, यानी कि जो बेबी है वो क्या कर रहा था, अपने पिता को क्लिंज करने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पे दोस्तों क्लिंज होने का मतलब होता है चिपकना, ठीक है। बच्चा क्या कर रहा था, अपने पिता से चिपकने की कोशिश कर रहा था। तो दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है कि क्लिंज के साथ में एक फिक्स्ड प्रपोजिशन यूज होता है, जो कि क्या है, टू है। सो द बेबी वॉज क्लिंजिंग टू हर फादर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर नेवर शोड इफ शी वॉज डिसअपॉइंटेड डैश मी, यानी कि माता ने कभी मुझे ये नहीं दिखाया कि वो क्या है, मुझसे डिसअपॉइंटेड है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि डिसअपॉइंटेड के साथ में आप क्या कर सकते हैं, दो चीजों का, दो प्रपोजिशंस का यूज कर सकते हैं। एक है विथ और दूसरा है एट या अबाउट। तो दोस्तों जब भी आपको किसी पर्सन के साथ में डिसअपॉइंटमेंट बताना है, तो फिर बाद में आप क्या करेंगे, विथ का यूज करेंगे। और अगर आपको किसी भी सिचुएशन या फिर किसी भी रिजल्ट पे अपना डिसअपॉइंटमेंट बताना है, तो फिर बाद में आप एट या अबाउट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू, तो यू क्या एक पर्सन है। फिर आई एम डिसअपॉइंटेड एट योर फेलियर, यानी कि मैं तुम्हारे असफलता पे जो है नाखुश हूं या फिर जो है डिसअपॉइंटेड हूं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस सिचुएशन में, इस क्वेश्चन में क्या है, मी जो है, आप किससे डिसअपॉइंटेड है, मी, यानी एक पर्सन से डिसअपॉइंटेड है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी विथ जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन डिड यू अराइव डैश कनाडा, कि तुम कनाडा में कब आए भाई। तो यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो अराइव है, इसके साथ में आप दो प्रीपोजिशंस का यूज कर सकते हैं, एक इन है और दूसरा एट है। तो दोस्तों जब भी आप किसी भी एक बड़े कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी भी बड़े स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं या लार्ज प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, ऐसे केस में आप इनका यूज करेंगे। पर जब भी आप किसी एक स्मॉल प्लेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी भी एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, छोटे से पॉइंट की बात कर रहे हैं, या किसी छोटे बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आप एट का यूज करेंगे। तो कनाडा क्या है, कनाडा एक बड़ा स्टेट है या बड़ा एक कंट्री है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इन जो है आएगा। और अगर मैं आपसे पूछता कि तुम बस स्टेशन पे कब आए, सो व्हेन डिड यू अराइव एट द बस स्टेशन, ये जो है करेक्ट आंसर होता। तो यहाँ इस सेंटेंस के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉइल हियर इज परफेक्ट डैश ग्रोइंग शुगर केन। तो दोस्तों यहाँ पे जो सॉइल है वो क्या है, शुगर केन उगाने के लिए परफेक्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो परफेक्ट शब्द है, इसके साथ आप फिर से दो प्रीपोजिशंस का यूज कर सकते हैं, फॉर और दूसरा है इन। तो दोस्तों अगर फॉर का यूज करते हैं तो परफेक्ट फॉर का मतलब होता है सुटेबल होना, किसी भी चीज के लिए सुटेबल होना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे सेंटेंस है, द सॉइल हियर इज परफेक्ट फॉर ग्रोइंग शुगर केन, यानी कि सबसे सुटेबल सॉइल है शुगर केन उगाने के लिए। और दूसरा परफेक्ट इन का मतलब होता है किसी भी चीज में एक्सपर्ट होना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम परफेक्ट इन इंग्लिश, तो यानी कि मैं क्या हूं, इंग्लिश में एक्सपर्ट हूं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा, शुगर केन उगाने के लिए परफेक्ट है, सुटेबल है सॉइल, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी फॉर जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ दीज शूज ड्रॉप्ड डैश 30%, यानी कि इन शूज की जो कीमत है वो क्या हो गई है, 30% से गिर गई है।
दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि कोई भी चीज है अगर उसकी कीमत में राइज यानी बढ़त या फिर ड्रॉप घटत को दिखाना है कि इतने प्रतिशत से बढ़ी या घटी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बाई का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्राइस ऑफ केरोसिन रोज बाई 50%, यानी कि 50% से बढ़ गई है या फिर 50% से घट गई है। पर अगर आप डायरेक्टली क्या करते हैं, फाइनल वैल्यू को बताना चाहते हैं कि इतना वैल्यू बढ़ा या घटा है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टेम्परेचर ड्रॉप्ड टू 10 डिग्री सेल्सियस, वो कितने प्रतिशत से घटी या बढ़ी नहीं बता रहे हैं, आप फाइनल वैल्यू को बता रहे हैं। पर यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, प्रतिशत बता रहे हैं कितने प्रतिशत से घटी है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी, बाई। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक वी शुड अपोलोजाइज डैश आवर टीचर, यानी कि मुझे लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने टीचर से अपोलोजाइज कर लेना चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ याद रखिएगा कि हम अपोलोजाइज के साथ में क्या कर सकते हैं, दो प्रीपोजिशंस का यूज कर सकते हैं, एक टू है और दूसरा फॉर। तो जब भी हमें किसी पर्सन से माफी मांगनी होती है तो हम क्या कर सकते हैं, हम टू का यूज करते हैं। और जब भी हमें किसी भी सिचुएशन के लिए माफी मांगनी है या फिर अपने किसी भी कॉज के बारे में जो है माफी मांगनी है, ठीक है, किसी चीज के बारे में जो है माफी मांगनी है, तो हम क्या करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई थिंक वी शुड अपोलोजाइज डैश आवर टीचर, तो टीचर क्या एक पर्सन है, तो पर्सन होने की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, टू आएगा। और दूसरा है, आई थिंक वी शुड अपोलोजाइज टू आवर टीचर डैश बीइंग लेट, किसके लिए, लेट होने के लिए। तो लेट होना क्या हो गया, लेट होना जो है एक कारण हो गया, तो यहाँ इसके लिए जो है क्या आएगा, फॉर आएगा। दोस्तों अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, When did you arrive dash मुंबई, तो यानी कि तुम मुंबई में कब आए। तो मुंबई अगर आप देखेंगे तो फिर से अराइव के साथ में पिछले ही क्वेश्चंस में बताया कि हम क्या कर सकते हैं, इन और एट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मुंबई क्या है, मुंबई फिर से एक काफी ज्यादा फेमस सिटी है, काफी बड़ी सिटी है, तो इसीलिए फिर से जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी मस्ट नॉट कंप्लेन डैश द मिस्टेक्स ऑफ आवर एल्डर्स, यानी कि हमें हमेशा क्या नहीं करना चाहिए, अपने एल्डर्स के जो मिस्टेक्स हैं उनके बारे में कंप्लेन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों कंप्लेन के साथ में हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या होता है, अबाउट का यूज होता है। जब भी आप किसी भी चीज के बारे में कंप्लेन करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, अबाउट का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज अफ्लिक्टेड डैश अ रेयर डिजीज, यानी कि वो एक काफी ज्यादा रेयर डिजीज से क्या है, ग्रसित है। दोस्तों अफ्लिक्ट का मतलब होता है किसी चीज से ग्रसित होना। तो दोस्तों यहाँ याद रखिएगा कि जब भी आप किसी डिजीज या किसी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, ठीक है, डिजीज या प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, तो आप हमेशा क्या करते हैं, हमेशा जो है विथ का यूज करते हैं, ठीक है, विथ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे वो फिर से किससे ग्रसित है, डिजीज से ग्रसित है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी विथ जो है करेक्ट आंसर होगा। पर अगर आप किसी भी कारण से ग्रसित हैं, ठीक है, कोई कॉज से ग्रसित हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप जो है यहाँ पे बाई का यूज करते हैं, ठीक है, बाई का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द विलेजर्स वर अफ्लिक्टेड बाई पॉवर्टी, यानी कि वो किससे ग्रसित थे, किसी भी डिजीज से ग्रसित थे नहीं, वो एक कारण, वो एक सिचुएशन से ग्रसित थे जो कि क्या है, जो कि पॉवर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई फाइनली रिसीव्ड द पार्सल विच आई हैड बीन वेटिंग डैश, यानी कि फाइनली मुझे वो पार्सल मिल गया है जिसके लिए मैं इंतजार कर रहा था। तो दोस्तों यहाँ के लिए के सेंस में हम क्या करते हैं, हम फॉर का यूज करते हैं। और दूसरी बात कि वेट के साथ में मोस्टली आपने देखा होगा कि फॉर का ही यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर जो है करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली कॉलेजेस आर अफिलिएटेड डैश दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी कि जो दिल्ली के कॉलेजेस हैं वो क्या हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड हैं। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा कि अफिलिएटेड के साथ में हमेशा ही क्या होता है, हमेशा ही टू का यूज होता है। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ रखा होगा, कई सारे स्कूल्स अपने बैनर में लिखते हैं अफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड, तो अफिलिएट के साथ में आप क्या करते हैं, टू का यूज करते हैं। सो फाइनली दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपके कितने जवाब सही थे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्रपोजिशंस के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आप इस वाली प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।